अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्वीर प्रोग्राम द फोकस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 2 दिसंबर है, बुध का रोज़ है और 16 रबीउल सानी है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ, पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, उनको बाकायदगी के साथ आपकी खिदमत में अपडेट करते हैं और मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी तज्ज़िया और तहलील के लिए हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद होते हैं। आज हमारा मौज़ू रहेगा, फ़ोकस करेंगे पाकिस्तान की पूरी मजमूई सूरत-ए-हाल के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर बुनियादी मसाइल क्या है, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस क्या है, पाकिस्तान के अंदरूनी खलफिशार जो है, पाकिस्तान के अंदर जो एक दबाव है हुकूमत के ऊपर, वो सारे मामलात क्या हैं, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दोनों चैलेंजेस को करीब से देखने की कोशिश करेंगे और इस मौजू पर हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद रहेंगे जर्नलिस्ट मासूम रिजवी साहब। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान से, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मासूम रिजवी साहब, पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक अपोजिशन का एहतजाज मुसलसल चल रहा है। हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, अगर गई तो अगला कौन होगा? नवाज शरीफ साहब का अब सियासत में इस्ताक दार साहब के बयान के बाद क्या किरदार रह गया, फिर उनका फौज मुखालिफ जो नैरेटिव था, इसके बाद इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो हम हाजिर और नाज़रीन की खिदमत में जो है वो हाजिर रहेंगे और इसके ऊपर एक तरतीब के साथ बात करेंगे। सबसे पहले जो पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर है, इमरान खान साहब ने तो साफ साफ कह दिया पाकिस्तान की पॉलिसी के मुतालिक कि वो जो है वो सऊदी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, मगर अंदर से आवाजें पॉपअप होती हैं, आवाजें उठाई जा रही हैं। इस हवाले से क्या खबरें हैं आपके पास? मुस्तफ़ा, आप एक मरतबा सवाल रिपीट करेंगे? आवाज आपकी कट रही है। जी, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ इमरान खान साहब ने पेश किया सऊदी हुकूमत के हवाले से कि वो उसको तस्लीम नहीं करेंगे। नज़रिया पाकिस्तान जो है, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नज़रिया, उसके ऊपर कायम रहेंगे, इसके ऊपर लचक का मुज़ाहरा नहीं करेंगे। मगर पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों से इस आवाज़ को उठाया जा रहा है दानिस्ता तौर पर। मसला क्या है? जी, जी, जी। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए, हुकूमत की सतह पे तो बहुत वाज़ेह स्टेटमेंट आया है और एक नहीं, 3-3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुकम्मल तौर पर इसको मुस्तरद किया है कि ऐसे कोई ताल्लुकात ना किए जा रहे हैं और ना कोई दबाव मौजूद है, जैसा कि दबाव की खबरें आ रही हैं। दफ्तर ख़ारिजा हुँ, ने इसकी 3 मरतबा तरदीद की है। तो ऑफ़िशियल सतह पे तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई अभी तक टिल यट कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बल्कि मुकम्मल तौर पर इसको डिनाई किया जा रहा है। बट आपने जो अभी बैनुस्सतूर बात कही कि मुख्तलिफ सतह पे इसकी बात हो रही है, जी हाँ, ये बहुत अहम चीज़ है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हुए। एंकर कामरान खान का हुआ, मुबश्शिर लुकमान का एक चल रहा है और बहुत सारे शोज़ हुए, तो हमें उससे पता चल रहा है कि जी बड़ा दबाव है। हुकूमत तो मना कर रही है कि कोई दबाव नहीं है, लेकिन हमें मुख्तलिफ प्रोग्राम से पता। अच्छा, फिर एक बड़ी दिलचस्प बात ये है कि ये बहस उभरी कहाँ से? ये मतलब जी हाँ, कहीं से कोई पॉपअप ऐसी कहाँ से हुई? चीज़ नहीं थी, लेकिन यकायक एक चीज़ उभरी और हुकूमत उसकी तरदीद कर रही है, वज़ारत ख़ारिजा उसकी तरदीद कर रही है। शाह महमूद कुरैशी क्लियरली उसकी तरदीद कर चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि मतलब ज़ाहिर है कि कायदे-आज़म के साथ एक चीज़ हुआ था और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो वाज़ेह तौर पे कहा है कि फ़लस्तीनियों के हुकूक के बगैर ऐसी कोई बात नहीं होगी। अब ये दबाव कहाँ से आ रहा है? ये जो एंकर हज़रात हैं, दानिश्वर हैं, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये बहुत अहम सवाल है। क्योंकि दबाव अगर होता तो हुकूमत को कहीं नज़र आ जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि खाली तरदीद कर रही है हुकूमत, बल्कि नज़र भी आता है कहीं। ज़ाहिर है हुँ, कि यूएई ने तस्लीम किया है, सूडान ने तस्लीम किया है और दीगर ममालिक में ये रविश चल रही है। कतर के भी कुछ शायद मामला तय हो जाएँ। तो मगर सवाल ये है कि वो दबाव जो मौजूद नहीं है, उसके बगैर ये प्रोग्राम क्यों किए जा रहे हुँ। हैं? तो आपकी की बात का मैं जवाब इस तरह दूँगा यानी कि स्टेट ये स्टेट ओपिनियन पॉलिसी के बिल्डिंग अगेंस्ट, एक्ट। अगर मैं यूं कहूं कि स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट जाया जा रहा है, क्योंकि स्टेट पॉलिसी वाजे है। पीएम साहब ने साफ साफ कह दिया, आर्मी चीफ ने साफ साफ कह दिया, तमाम मुकद्दर हल्के और हुकूमत एक पेज के ऊपर है। इसके ऊपर जब वो साफ साफ बात कर चुके, तो फिर स्टेट पॉलिसी कहेंगे, स्टेट पॉलिसी डिक्लेयर हो गई। जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाई थी वो कंटिन्यू हो रही है। तो इस पर बात करना यानी स्टेट पॉलिसी के अगेंस्ट जाना, नेशनल सॉवरेंटी को चैलेंज करना।
जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब अगर अगेंस्ट नहीं भी जा रहे तो मतलब ये जवाज़ कहाँ है कि आप उस पे एक ज़बरदस्त किस्म की बहस कर रहे हैं। तो बहस का मैं आपको ये बता रहा था कि एक अमल होता है ओपिनियन बिल्डिंग, राय आम्मा हमवार करना। मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको पता है, आप खुद एक मीडिया के इदारे में बैठे हुए हैं कि किस तरह से लोगों के ज़हन को बनाया जाता है। तो हम्म। मुझे तो ये सारी कोशिश जो नज़र आ रही है, वो ओपिनियन बिल्डिंग की नज़र आ रही है। अब इस ओपिनियन बिल्डिंग के पीछे है कौन? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर हुकूमत मना कर रही है, फौज मना कर रही है, वज़ारत-ए-ख़ारिजा मना कर रही है, तो ज़ाहिर है कि ये कोई और है जो ये कार्रवाई चलवा रहा है। अच्छा, सिर्फ़ इतना ही नहीं है, सही है। बल्कि जो ज्यूज़ इज़राइली न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें भी गाहे-बगाहे इस तरह की खबरें आ रही हैं, मगर वो सारी खबरें उस तरह की हैं, जो सोर्सेज़ हम्म। होती हैं, जो अननोन सोर्सेज़ को कोट करते हैं कि जी बातचीत चल रही है और हमारा कोई दुश्मन नहीं है और हम पाकिस्तान का अभी जो सफ़ीर हैं अरब ममालिक में, उन्होंने भी एक बयान दिया है इज़राइल के सफ़ीर कि जी पाकिस्तान से हमारी कोई सरहद नहीं मिलती, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है और इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये डांडे तो उधर से हिलते हिलते हुए नज़र आ रहे हैं, इधर तो नहीं आ रहे। अच्छा, हमें अभी फ़िलवक़्त हम्म। अब तक की जो सूरत-ए-हाल है, उसमें कोई ये भी नहीं नज़र आ रहा कि जी सऊदी अरब का दबाव आ रहा है या किसी और का दबाव आ रहा है। ये ओपिनियन बिल्डिंग जो हो रही है, ये शायद अरब ममालिक के ऊपर से हो रही है। क्योंकि अरब ममालिक को तो खुद कन्विंस किया जा रहा है, तो वो अभी आपको कन्विंस नहीं करेंगे। अभी तो वो खुद प्रोसेस में है। ज़ाहिर है कि सऊदी अरब ने भी ये ताल्लुकात कायम करने हैं। यूएई के बाद दूसरा स्टेप उनका है। ये बिल्कुल आया है। तो सऊदी अरब अभी तो आप पे ज़ोर नहीं डालेगा, इसलिए कि जब वो पहले करेगा तो उसके बाद डालेगा। ये उससे ऊपर काम हो रहा है। ये अमेरिका में बैठ के काम हो रहा है या ये कहीं और बैठ के इंटरनेशनल लॉबिंग हो रही है? बट माय क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। इसराइल को तस्लीम करने में पाकिस्तान का मफाद क्या है? ये मुझे कोई नहीं समझाता। भाई हमने तो चले तस्लीम कर लें, तो क्या फ़ायदा है पाकिस्तान को? और तस्लीम नहीं करें तो क्या हम्म। फ़ायदा है? और मुस्तफ़ा, इसमें मैं एक बहुत अहम बात आपको बताऊँ। पाकिस्तान क्यों जी। तस्लीम नहीं करेगा? कायदे-आज़म ने कहा, ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म मना कर रहे हैं, ठीक है, वज़ारत-ख़ारिजा, फ़ौज सब। देखिए, एक बड़ी बारीक बात है समझने की। जो केस फ़लस्तीन का है और इसराइल का है, वही केस हम्म। सीधा-सीधा कश्मीर का और भारत का है। अगर आप बिल्कुल आज बिल्कुल। इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं, फ़लस्तीन का मसला हल किए हुए बगैर, तो आपको दस्तबरदार होना पड़ेगा कश्मीर के मसले से। कश्मीर पे जो आपका क्लेम है, वो ज़ाहिर है कि जब आप एक इंटरनेशनल फ़ोरम पे एक चीज़ मान रहे हैं, तो यकीनी तौर हम्म। पे आप दूसरी बात जो है वो ये है कि आपको कश्मीर से दस्तबरदार होना पड़ेगा। तो दस क्या बार। पाकिस्तान कश्मीर से दस्तबरदार होने पर तैयार है? ये जितने एंकर्स और दानिशवर बातें कर रहे हैं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि वो कश्मीर की सिचुएशन को इससे क्यों नहीं कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पर एक बात मानते हैं, तो आपको यहाँ पे भी माननी पड़ेगी। और ये जो बैरूनी हम्म। दबाव जिसका तज़किरा कर रहे हैं, ये इसीलिए आ रहा है कि मामलात को सेटल करना चाहती है जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है। तो वो चाहते हैं कि जी तो उसमें फ़लस्तीन उधर उसमें उसमें इसराइल भारत को की मान लिया लॉबिंग, जाए और उसमें इधर भारत की लॉबिंग हुई हुई है इसकी, उसमें यानी भारत की लॉबिंग का इन्फ्लुएंस है, यानी पाकिस्तान को अरबों के जरिए से दूसरे प्लेटफॉर्म पर काने कर लें ताकि उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर कश्मीर से जान छुड़ाई जा सके आराम से। इसमें पीछे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की लॉबिंग ज़ाहिर जरूर है। है, वाज़े हाथ नजर आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब ये देखें ना, ये तो उनके लिए तो ब ब बिल्कुल विन-विन वाली सिचुएशन है। अगर एक मर्तबा आपने इसराइल को तस्लीम कर लिया, तो वो तो ले जाएँगे वहाँ पे कि जी ये तस्लीम कर लिया, ये हमारा हिस्सा है, हमें दें आप। तो वो जो गाज़बाना और ब कब्ज़े वाली बात है और जो अवाम यानी जिसको कहते हैं कि जी कश्मीरी अवाम का हम हक़ राय-दही जिसकी हम बात करते हैं, यही केस तो फ़लस्तीन का है। तो फ़लस्तीनियों की हक़ राय-दही जब आप कैंसल करेंगे और उसको मुस्तरद करेंगे, तो ऑटोमैटिकली आप कश्मीर से हाथ धो बैठेंगे। वेरी सिंपल। अब ये जो दानिशवर हज़रात बातें कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये एक बड़ा इतना अहम नुक्ता, ये कैसे मिस कर रहे हैं? और देखिए पाकिस्तान जो है, वो किसी सूरत भी कश्मीर से दस्तबरदार होने पर तैयार अच्छा, ये नहीं है। मिस कर रहे अब तो हैं यहाँ सिचुएशन पर रिजवी साहब, यहाँ बहुत ही पर रिजवी साहब मुख्तलिफ हो थोड़ी सी बात चुकी है। करना चाहूंगा। ये मिस कर रहे हैं या जान के मिस कर रहे हैं? क्योंकि जर्द सहाफत पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा इसके ऊपर बड़ी डिबेट रही है हमेशा। जो है वो जहां पर भी सहाफत होती है वहां पर एक जर्द सहाफत का जरूर जिक्र किया जाता है, ऐसी कॉलें भी रिकॉर्ड हुई हैं, ऐसी चीजें भी मीडिया से और कंट्रोल रूम से प्रोडक्शन जो टीम्स हैं उनकी जानिब से बाहर आती रही हैं कि प्रोग्राम के ब्रेक के अंदर जो है वो मुकमुका हो रहा है। तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि ये इतना सादा है कि एक जर्नलिस्ट उठकर, एक सहाफी उठकर ये बात कर रहा है और इसका कोई बैकग्राउंड ना हो।
नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये मिस करना जो है, ये मिस नहीं है। ये तो देखें, कोई भी पाकिस्तानी, अगर पढ़ा लिखा पाकिस्तानी कश्मीर के मसले को मिस कर रहा है तो वो दानिस्ता होता है, वो गैर दानिस्ता तो नहीं हो सकता। क्योंकि कश्मीर आपकी अ, एक तरफ कश्मीर को शहरक करार दिया गया है। 70 साल से तो हम कश्मीर के लिए रो रहे हैं। कश्मीरियों पे जो जो मजालिम हो रहे हैं उनको दुनिया पर उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि सिंपली कोई मिस देखिए, कर दे? कश्मीरियों बिल्कुल आप दुरुस्त कश्मीरियों कह को रहे हैं, मजालिम हो ये रहे मिस हैं, करने वाली तो कश्मीरियों बात ही को नहीं है। शहरक शहरक करार दिया, कश्मीरियों पे मजालिम हो रहे हैं। मगर कश्मीर में कश्मीर कमेटी का चेयरमैन फजलुर रहमान साहब को क्यों बनाए रखा? अमूमन बाज दफा किसी को चेयरमैन बनाया जाता है मसला हल करने के लिए, और बाज दफा किसी को टास्क दिया जाता है मसले को सबोताज करने के लिए कि ये मसला कभी हल नहीं होना चाहिए, आप कमेटी के हेड है। तो उसके अंदर कश्मीरियों की नुमाइंदगी होनी चाहिए थी। मौलाना फजलुर रहमान का कश्मीर कमेटी से ताल्लुक क्या था? ना वो वहां कल्चर जाने, ना सकावत जाने, ना जबान जाने, ना इशू जाने, ना उनका कोई रिश्ता, ना वो उस कौम से। तो कहना ये कि हम पाकिस्तान यानी हम कश्मीर के साथ इशू को हम संभालेंगे और इसलिए जो है वो आगे कहीं पर भी हम नहीं बढ़ेंगे, बात समझ में आती है। मगर इसके लिए संजीदा इकदाम क्या हुए जब फजलुर रहमान साहब जैसी शख्सियत को उसका कमेटी का सरबरा साल लगाया गया है? देखिए, ये एक पॉलिटिकल ओहदा होता है और पॉलिटिक्स ने ही हमेशा हमें मारा है। पॉलिटिक्स के ने क्या क्या मारा है, मतलब उसूली तौर पे देखें तो आमरीयत के दौर में भी कश्मीर को कोई प्रॉपरली हाईलाइट नहीं किया गया। हम शोर शराबा तो करते हैं, हम कश्मीरियों पे जाहिर है कि उनके हमदर्दी भी करते हैं, साथ भी होते हैं। लेकिन अगर अमली तौर पे देखा जाए तो ये देखिए आप कि हम ऐसे फोरम्स जहां पर इस मसले को उठाना चाहिए, हम नहीं उठाते। हम ये नहीं कर रहे, लेकिन कश्मीरी कर रहे हैं। देखिए, कश्मीरी फाइट बैक कर रहे हैं। वहां पर भारत की आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं कश्मीरी। वहां शहादतें हो रही हैं कश्मीरियों की। हम तो खाली यहाँ पर माउथ सर्विंग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान क्या, उनके भाई भी रहे, इससे पहले भी लोग रहे हैं। अ, किया किसी ने कुछ नहीं है। कश्मीर कमेटी का हाल वही है जो मैं आपको कहूं कि ओआईसी का है। ओआईसी का भी यही है कि बस वो बयान, एलामिया, मीटिंग, नशिस्तन, बर्खास्तन, बस वही वाला मामला होता है। तो कश्मीर हमने कोई काम मुफ्तन नहीं किया, नशिस्तन ईमानदारी की बर्खास्त। बात की। जिस पैमाने पर हमें काम करना चाहिए था, हमने यूरोप को कायल करना चाहिए था, हमने वेस्ट को कायल करना चाहिए था। इतनी बड़ी अगर चीज हो रही है तो हम इसको प्रॉपर फोरम पे उठाना चाहिए था। हमारी एम्बेसीज ने वो काम नहीं किया, हमारे डिप्लोमेट्स ने वो काम नहीं किया। ये तो कश्मीरी है जो उस मसले को लेकर चल रहे हैं। पाकिस्तान की जो सिर्फ इखलाकी हमदर्दी है। वरना उसूली तौर पे मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान ने अमली तौर पर इसमें कोई ऐसे इकदामात नहीं उठाए कि जिसकी बिना पर यह कहा जा सके कि पाकिस्तान ने कश्मीर की कोई खिदमत की है, या वहां के लोगों के मामलों को, या वहां के अच्छा, एन निहत्ते अवाम सेवेंटी पे पे जो हम लोग मजालिम हो रहे हैं उनको उजागर। N70A और N70B और इसके ऊपर, इन शेखों के ऊपर हमने बड़ी वावेला की कि ये मोदी ने लगाए और इस पे कश्मीर को हड़प लिया, तो ये कर लिया। क्या ये बेहतरीन मौका नहीं था कश्मीर की आजादी का कि हम आजाद कश्मीर को हकीकी मानों में आजाद कर देते और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के बजाय आजाद कश्मीर का वजीर खारजा जाकर अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लोर पे खड़ा होकर कहता कि मुझे पाकिस्तान ने आजाद किया है और ये पाकिस्तान के पास हिस्सा था, मैं आजाद हूं, मुझे हिंदुस्तान वाला अपना हिस्सा चाहिए। क्या ये बेहतर खारजा पॉलिसी ना होती? क्योंकि वो आजाद होकर मिलते पाकिस्तान से, वो अलग नहीं जाते, उनके पास ओवरनाइट फौज नहीं आती, उनके पास तैयारे नहीं आ जाते, टैंक तोपे नहीं आ जाती। उनको अपने को बचाने के लिए पाकिस्तान के पास ही आना चाहिए था। तो हमने इनको आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, आजाद, उसका वजीर खारजा कहाँ है? ये जो आप बात कह रहे हैं, देखिए अमली तौर पे अगर सिचुएशन आप देखें तो इस वक्त भारत का हिस्सा है कश्मीर। 370 उन्होंने खत्म कर दी। और पाकिस्तान ने अब नक्शे में शामिल कर लिया और तकरीरें हैं। तो ये सिर्फ लफ्जों का खेल है, अमली तौर पे इसकी कोई अहमियत नहीं है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कितना ही कहें, मैं तो इस बात को आपसे कह रहा हूं कि हमने उस सतह पर कोशिशें ही नहीं की कि हम आलमी सतह पर, अब हमने डोजियर बना के भेजा है और कश्मीर का हम वो कर रहे हैं। तो अगर ये ऐसा कुछ है तो भाई ये तो नजर आना चाहिए ना अक़वाम मुत्तहिदा के फ्लोर पर। ये नजर आना चाहिए ना कि भारत का यूरोप में या अच्छा, जब अमेरिका हमने में 70 साल से इस जो पे कोई आज अमली अगर इकदाम नहीं मीडिया उठाया। कुछ कवरेज दे रहा है तो वो सिर्फ कश्मीरियों की शहादतों पे दे रहा है। वो उनकी जिद्दोजहद पे दे रहा है क्योंकि उन्हें जुल्म हो रहा है। वरना अमली तौर पे डिप्लोमेसी की सतह पे तो पाकिस्तान ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि इस मामले को उठाया हो।
ठीक है, मैं यही पे इसी पॉइंट पे पहुंचना चाह रहा था जहां गुफ्तगू नाजरीन जो है वो पहुंच गई। अब जिस तरह से रिजवी साहब आप कह रहे हैं कि अमली तौर से एक मजबूत एक पॉलिसी के हिसाब से एक थिंक टैंक लेके चीजों को आगे चलता है, उस हिसाब से कोई मजबूत काम नहीं हुआ। और 2-4 साल की बात नहीं है, 70 सालों के ऊपर ये किस्सा मुहित है। नहीं हुआ तो फिर इसराइल की तरफ जो बातें हो रही हैं या ये कराई जा रही हैं, तो जब कश्मीर कॉज से ही आप देखते हैं कि वो इतना संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, चूंकि नाम सिर्फ कश्मीर का लिया जा रहा है मगर उसके साथ सीरियसली उसको डील नहीं किया गया। जी रिजवी साहब। अली, आपकी आवाज में बात बीच में कट गई थी, थोड़ा सा जी जी सवाल दोहरा देंगे आप? मैं मैं ये अर्ज कर रहा था कि जिस तरह से सीरियसली आप कह रहे हैं कि 70 सालों से डील नहीं किया गया, 2-4 दिन की बात नहीं है, 70 साल के ऊपर हमारी तारीख है और 70 साल से हमने उस मुकदमे को सही से डील नहीं किया, उसके खदो खाल पे नहीं किए कि किस तरह से कश्मीर जो हिंदुस्तान के पास है वो निकलकर आजाद हो जाए, वो बाद में पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, वो पाकिस्तान के साथ इलाक कर ले। हमने उसके ऊपर संजीदगी से काम नहीं किया। जब हमने इस पर संजीदगी से काम नहीं किया, तो अगर आगे कोई और थ्रेट आती है, जिस तरह से मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि वो आपकी जो मार्केट है, आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज उसको क्रश कर देंगे, उसको जमीन से लगा देंगे। अगर हमें इस तरह की सीरियस थ्रेट आती है, तो जिधर कश्मीर के साथ अगर सिंसियर नहीं है, तो फिर कश्मीर को खोने का गम कैसा? फिर तो ये इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, मैं अगर अपने दावे को इस तरह प्रूव करूंगा कि 70 सालों में अगर पाकिस्तान की कोई कश्मीर पॉलिसी है, तो वो दिखा दी जाए कि क्या है, और 70 सालों में उस कश्मीर पॉलिसी पे क्या एफर्ट की गई है। हर आने वाली गवर्नमेंट के साथ नई पॉलिसी आ जाती है, नए बयानात आ जाते हैं, नए चेहरे आ जाते हैं, नई कश्मीर कमेटी आ जाती है। तो इसमें तो कोई काम नहीं हुआ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और पहली बात ये है, और दूसरी बात जो आपने कहा कि थ्रेट आती, देखिए एक एक चीज ये होती है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि थ्रेट आती है तो पाकिस्तान को करना मुश्किल होगा। लेकिन इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन ये हुई है कि अभी पिछले अरसे एक थ्रेट आई थी सऊदी अरब की जानिब से, और उसको टैकल भी किया गया। सऊदी अरब जाहिर है कि इस वक्त चाहता है कि ईरान से आपके ताल्लुकात कशीदा हों, क्योंकि वो बिल्कुल एक अलग ब्लॉक चल रहा है, अरब ब्लॉक। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता आप डेविएशन देखें तो पाकिस्तान खित्ते के ममालिक की जानिब जा रहा है, जबकि सऊदी अरब हस्ब रिवायत अमेरिका के साथ खड़ा है, या अरब पूरा खित्ता अमेरिका के साथ खड़ा हुआ। तो पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान में और सऊदी या अरब ममालिक में बीच में एक खलीज तो आ गई है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, अगर ये चले बहुत जरूरी हो के ये आ भी जाता है प्रेशर इतना सा, तो देखें, कश्मीर का मामला ऐसा है कि हुकूमत इसको, या कोई भी फौज, कोई भी जनरल हो, वो अपने ऊपर नहीं ले सकता, क्योंकि आपने 70 सालों में पाकिस्तान, मेरे आपके जैसे जो हम एक एज पे आ चुके हैं, बच्चों को तो छोड़ दें, जो हमें 70 सालों आपने कश्मीर पर बताया है, हम हमारा हिस्सा है, हमारी शहरक है, हमारे भाई है वहां पे, तो ये अगर हुकूमत या कोई जर्नल या कोई फौज मान ले, तो 22 करोड़ आवाम तो नहीं मानेंगे भाई। और इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं है कि आवाम खड़े हों, अगर एक साथ खड़े हो जाएं, तो एक कश्मीर का मसला सबका मसला है। तो ये इतना आसान नहीं। देखे, मुशर्रफ साहब ने कोशिश की थी, मुशर्रफ साहब तो जाहिर है आमिर मुतलक थे, उन्होंने कोशिश भी की थी, और एक तरह से कवर भी हो गया था कि जी आपका हिस्सा आप रख लें, ये वाला हिस्सा हम रख लें। लेकिन वो नहीं हो सका। वो इसके बावजूद नहीं हो सका कि वो यहाँ पर आ, मालिक थे उस वक्त पाकिस्तान को, उनको किसी को जवाब नहीं देना था, उसके बावजूद वो नहीं कर सके। तो ये इतना आसान नहीं है कि प्रेशर आए तो कश्मीर के मामले से दस्तबरदार हो जाए। उसके लिए अगर करना भी पड़ेगा तो आपको जहन साजी करनी पड़ेगी, एक यानी तवील अरसा चाहिए पाकिस्तान होगा या आप यानी लोगों को, पाकिस्तान इतनी और आसानी इसराइल नहीं की है। जो रिलेशनशिप का मुस्तकबिल है, यानी पाकिस्तान और इसराइल की रिलेशनशिप का जो मुस्तकबिल है, वो कश्मीर के मामले पे अटका हुआ है। अगर कश्मीर का मसला ना होता इस वक्त, तो मामला कुछ और होते। ऑफ कोर्स, देखे ना, पाकिस्तान और भारत में सबसे बड़ा मसला ही कश्मीर का, अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए फिर तो कोई मसला ही नहीं है। और ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि देखें, इंडिया इस वक्त बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और अब आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है कि मोदी के आने के बाद वो इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं रही, सुगड़ना शुरू हो गई है, और ये बहुत अच्छी अलामत है। लेकिन ये जितने अरब ममालिक हैं, या अमेरिका है या यूरोप है, ये इतनी बड़ी इस वक्त देखें, सारी जंग इकोनॉमी की है, बिल्कुल ठीक इकोनॉमी है। और टेक्नोलॉजी की है। वो तलवार बंदूक टैंक वाला दौर गुजर चुका है, अब तो इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की वॉर है।
तो कोई भी दुनिया, यूरोप या वेस्ट को समझ लें या अरब ममालिक समझ लें, वो इतनी आसानी से इंडिया को सरेंडर नहीं करेंगे, और कोई ना ही उन पे बराह रास्त तनकीद होगी फिलहाल। तो ये मामला जो है इतने आसानी से हल नहीं होगा, लेकिन कश्मीर का मसला एक्यूट मसला है। ये पाकिस्तान और दोनों एटमी कुव्वत है, इसमें भी कोई शक नहीं है। सिर्फ ये एटमी कुव्वत होने की वजह से आप बैलेंस किए हुए हैं, वरना तो बहुत पहले बहुत कुछ हो चुका होता, शायद हमें पता भी नहीं चलता। थैंक्स टू गॉड, अल्लाह ताला ने हमें इससे नवाज दिया, वरना तो बहुत कुछ हो चुका होता, अल्लाह जाने क्या होता। बिल्कुल ठीक है। दूसरे रूप से पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हो रहे हैं और कड़ियां उसी की हैं, यानी कि पाकिस्तान जितना दाखिली तौर से कमजोर होगा उतना जो है वो प्रेशर सूदमंद होगा, और जितना पाकिस्तान दाखिली तौर से मजबूत होगा उतना प्रेशर को बैक करने में पाकिस्तान के लिए चॉइसेस होंगी और आसानियां होंगी। ऑपोजिशन का किरदार क्या होना चाहिए था? जब पाकिस्तान और इसराइल के रिलेशन की बात हुई तो ऑपोजिशन को चाहिए था कि एक एक आदमी फर्दन फर्दन तमाम पार्टियां कहती कि नहीं, अगर हुकूमत ने किया, अव्वल तो बहुत अच्छी बात है कि हुकूमत कह रही है कि हम तस्लीम नहीं करेंगे, मगर ऑपोजिशन को पहले यह बयान देना चाहिए था कि अगर हुकूमत गई भी इसको तस्लीम करने के लिए तो हम ये याद रखें कि हम ऑपोजिशन में बैठे हुए, हम इसको ये काम नहीं होने देंगे। मगर हम देखते हैं कि ऑपोजिशन की तरफ से वो जामे और मजबूत इसके ऊपर बात ही नहीं हो रही। कहीं जलसों में इक्का दुक्का जिक्र हो गया, मगर ऑपोजिशन की एक बाकायदा ऑपोजिशन की लाइन ये नहीं है, और हुकूमत कह रही है कि हम नहीं करेंगे। तो ये कैसा ऑपोजिशन का किरदार है? अ, हमारे साथ एक अलमिया ये है कि जो हमारे हुकूमत में इख्तिदार में हो या हज़्ब इख्तिलाफ में हो, ये एक कैरेक्टर्स है। बिल्कुल उस तरह मौलवी साहब जैसे ड्रामे में कैरेक्टर्स होते हैं ना, एक हीरो होता है, एक विलन होता है। अब अगर आप अदाकार तब्दील कर दें, वो हीरो इधर आ जाए और वो विलन उधर चला जाए, तो वो पूरा का पूरा कैरेक्टर तब्दील होता है। तो अपोज़िशन हर उस चीज़ की मुखालफत करती है जो हुकूमत कहे, अब हुकूमत की तायीद नहीं करती। अच्छा, यही अगर पीटीआई अपोज़िशन में बैठी होगी तो यही रोल अदा करेगी। असल मसला ये है कि हम मफाद की सियासत करते हैं। हम मुल्क की सलामती की बात नहीं करते, हम बयानात तो बहुत देते हैं। यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक़्त अपोज़िशन को खड़े होना चाहिए था, और हुकूमत चले, मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत पे ज़ोर देती, वो तो ये कहती कि जी हुकूमत ने बहुत अच्छा काम किया है और ये तस्लीम नहीं कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। हम बाकी हमारे इख्तिलाफ़ात अपनी जगह, लेकिन हम इस मसले पे आपके साथ खड़े हुए हैं। ऐसा कोई पैगाम नहीं आया। 1-2 स्टेटमेंट ज़रूर आए हैं जलसों में, लेकिन ऐसा कोई पैगाम नहीं आया खुल के। क कम से कम हमें इस मौके पे तो दिखाना चाहिए था कि यार, कि हम एक बतौर नेशन कुछ मामलात ऐसे हैं जिस पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये पैगाम अपोज़िशन की तरफ से आना चाहिए था, नहीं आया। और ये पैगाम अगर नहीं आया तो अब आ जाना चाहिए, क्योंकि ये मसला कोई छोटा मसला नहीं है। मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि अगर आप फ़लस्तीन के मामले को नज़रअंदाज करके इसराइल को तस्लीम कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल इस तरह है कि जैसे आप भारत को तस्लीम करके और इग्नोर कर दें कश्मीरियों को। तो ये कश्मीर से दस्तबरदार होने वाला मामला है, ये इतना आसान मामला नहीं है, जितना नज़र आ रहा है कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें। और मैं अभी भी ये सवाल कर रहा हूँ कि भाई इसराइल को तस्लीम करने में पाकिस्तान का बतौर मुल्क फ़ायदा क्या है? मुझे कोई एक छोटा-सा फ़ायदा बता दें। मुझे तो नहीं नज़र आता कि कोई फ़ायदा है। ना वो हमारे पड़ोसी हैं, ना उनसे हमने टेक्नोलॉज़ी लेनी है, ना हमसे उनकी किसी मदद की ज़रूरत है। ह चीन, हमारे ताल्लुक चीन से अच्छा होना चाहिए, हमारा ताल्लुक अफ़गानिस्तान से अच्छा होना चाहिए, हमारा ताल्लुक ईरान से अच्छा, हम खित्ते के ममालिक को जोड़ेंगे ना अपने साथ। इसराइल तो इतनी दूर बैठा हुआ है, उसको अरब को बिल्कुल, अरब का चाइना से मसला है, ताल्लुक, उनका चाइना से मसला अभी ये है कि ताल्लुक वो उनके कैसा सर है? पे बैठा हुआ है। सुनने में आ रहा था कि चाइना के साथ सर्दमोहरी बढ़ रही है, चाइना के साथ सीपैक के ऊपर कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं, इस तरह की मीडिया के ऊपर बातें की गई हैं। मतलब ऑथेंटिक उसकी कितनी ऑथेंटिसिटी है वो एक अलग बात है, वो एक बिल्कुल एक मुख्तलिफ चैप्टर है। मगर ये कि इस तरह की बातें मीडिया के ऊपर पॉप अप हुई हैं, ये तमाम बातें हुई हैं कि चाइना के साथ पाकिस्तान के रिलेशन उस तरह से नहीं है, और चूंकि पाकिस्तान अमेरिका का भी अलाई है और सऊदीया को भी से भी पॉलिसी शिफ्ट नहीं कर रहा, उनको भी नहीं छोड़ रहा। तो चाइना जो है वो इस वक्त मुकम्मल जो है वो रशिया और ईरान और तुर्की के ब्लॉक के साथ है। चाइना को अपनी करोड़ों अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की फिक्र है। वो उससे पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो पहले जैसे नहीं रहे। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये सब र्यूमर्स हैं या हकीकत कुछ हकीकत है? देखिए, एक तरफ र्यूमर्स हैं और एक तरफ हकीकत है। मैं भी इससे बिल्कुल सूरत हाल को बरअक्स देखता हूँ। मुझे बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता है कि पाकिस्तान के अमेरिका से और अरब ब्लॉक से वो ताल्लुकात नहीं रहे जो माज़ी में थे। जितनी गर्मजोशी थी, जितना इन्हिसार था, वो ख़त्म हो चुका है।
अगर मैं दूसरी तरफ देखता हूं तो चाइना पर यह इनिसार बढ़ रहा है। और ये जो सी पैक की आपने बात की कि हाँ गैर जिम्मेदाराना बिल्कुल बयानात आते हैं, देखिए सी पैक को हमको ये समझने की जरूरत है, हम सिर्फ सी पैक को सी पैक की हद तक देख रहे हैं। सी पैक क्या है? जो रूट पाकिस्तान से गुजर रहा है, ये रूट सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान से गुजरने वाले एरिया का नाम सी पैक है। ये वन रूट, वन रोड, वन लिंक है, ये पूरी दुनिया को जोड़ रहा है। तो ये उधर से मगरिब से होता हुआ इधर आ रहा है और पाकिस्तान से गुजर के फिर ये चाइना पहुंचेगा। तो ये चाइना की इन्वेस्टमेंट से में पान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। तो जब दुनिया इसीलिए है, जब सबको जोड़ेगा तो इससे फायदा उठाने वालों में कौन कौन होगा? और ममालिक भी होंगे। तो सी पैक का मामला तो सिर्फ पाकिस्तान वाले पोर्शन का मामला है, और इस पर मुझे ऐसी कोई चीज नहीं नजर आती कि हाँ ये जरूर हो सकता है कि कुछ डिलेज हो गए हो, कुछ प्रोजेक्ट्स में ताखीर हुई हो, लेकिन चाइना के साथ अभी भी देखे ना आप, जिस तरह से भारत के बयान पे चाइना ने दिया, तो क्या लगता है कि कोई दूरी पैदा हुई? इतना स्ट्रॉन्ग रद्द अमल तो और किसी मुल्क का नहीं आया जब तक कि वो करीब तरीन दोस्त ना हो। सही। बात को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं, ऑपोजिशन ऑपोजिशन के किरदार के ऊपर बात हो रही थी, ऑपोजिशन के जलसे जुलूस हो रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। क्या ये वक्त इन बातों का है कि इस वक्त हुकूमत को गिराने की बात की जाए? और क्योंकि ये पाकिस्तान के हक में, मेरे ख्याल में ये जलसे और जुलूस जो है ये पाकिस्तान के हक में नहीं जा रहे, पाकिस्तान के अंदर इससे अनारकी फैल रही है। इस वक्त सर जोड़कर पाकिस्तान को इन मसाइल से, इन इन बैरियर से आगे करना था, ना कि पाकिस्तान को दाखिली मसाइल के अंदर उलझा दें। ऑपोजिशन का पूरा हक होता है कि वो जलसे करे, जुलूस करे, आईनी कानूनी हक है, मगर टाइम फ्रेम को भी देखा जाता है। मेरा ख्याल ये है कि ये टाइम इसलिए मौजूद नहीं था कि पाकिस्तान के ऊपर से बैरूनी दबाव बहुत है, अंदरूनी खलफिशार की वजह से वो और ज्यादा बढ़ेगा। इस हवाले से क्या कहेंगे आपके, इसमें क्या कोई बैरूनी हाथ दिख रहा है आपको इन जलसे और जुलूसों के पीछे, कि इससे दूसरा काम लेना चाहते हैं? देखिए वो जो आपने पहले बात की थी सियासी अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम का पाकिस्तान शिकार आज नहीं रहा, 70 सालों से है। हम तो बचपन से देख रहे हैं कि सियासी सियासी अदम इस्तेकाम का ही हमने शिकार देखा है। लेकिन ये, अगर ये वक्त खराब है इन जलसों के लिए या तहरीक के लिए, मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन ये उतना ही खराब है जितना धरने के दौरान था, जब इस्लामाबाद में पीटीआई धरने पर बैठी हुई, उस वक्त भी सियासी अदम इस्तेकाम ऐसा ही था। तो इन दोनों को इस तनाजुर में जोड़ना कि जी अपोजिशन इस वक्त बड़ा गलत रोल कर रही है, तो हुकूमत ने भी वही रोल किया था अपोजिशन में जब वो थी, तो ये तो दोनों बराबर है। हाँ, अब जो आपने बात की थी इससे पहले आपने एक लफ्ज दोहराया था, मैं उसकी तरफ आना चाहूंगा। दाखिली मसाइल, जी, बहुत बड़े दाखिली मसाइल है। हमें देखें, हमें बाहर से खतरा नहीं है, हमें खतरा अपने मसाइल की बिना। इस वक्त अगर आप मेरी बात करें, आवाम की राय बात करें, तो सबसे बड़ा मसला महंगाई है। यस, मतलब एक ऐसी हौलनाक महंगाई है कि आम आदमी उसमें गुजारा नहीं कर पा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि इंटरनेशनल कीमतें बढ़ रही हैं तो आपको आपको कम करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करें जनाब। आप तेल की कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, बढ़ेगी भाई, चीनी की कीमत बढ़ रही है, बढ़ेगी, वीट की कीमत बढ़ रही है, बढ़ा दीजिए। लेकिन भाई, मुर्गी की कीमत तो इंटरनेशनल तय नहीं हो रही ना, अंडे की कीमत तो इंटरनेशनल तय नहीं हो रही ना, प्याज, लहसुन, अदरक, ये जो 30,000 40,000 कमाने वाला है, ये मर गया है। मर गया, इस महंगाई को मर गया है, बर्दाश्त मर करना गया है वो तो। सबसे बड़ा मसला हाँ, वो है। बर्दाश्त नहीं कर रहा। ऐसी हुकूमत का क्या फायदा जो आवाम को रिलीफ ना दे। दूसरी बात यह है कि देखिए, मीशत हमारी जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी। आप बड़े बयानात दे लें, बड़ा आप फलसफा झाड़ लें, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी हो आपकी, भाई ये माशी दुनिया है, मफाद की दुनिया। मुल्कों में दोस्ती नहीं हुआ करती, मफादात हुआ करते हैं। एक दूसरे के मफादात मिलकर ही दोस्ती की शक्ल बनती है। चीन के हमसे मफादात हैं, इसलिए उसकी दोस्ती है। भारत के मफादात नहीं है, उसकी दोस्ती नहीं है। अमेरिका के मफादात हमसे कम होते जा रहे हैं, वो दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो ये मफादात नहीं, दोस्ती नहीं होती, मफादात होते हैं। हम माशी तौर पर जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे, जब अभी तक देखें, हुकूमत दावे तो सिम्टम्स भी नजर आ रहे हैं, बात सिग्नल्स नजर आ रहे हैं। आज शायद मुझे ये सफर के 70 साल का सफर इतनी आसानी से तय नहीं होगा, मगर कोई वाज़ेह सिमत नजर नहीं आ रही। बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हो रहे हैं। ये देखें ना, तरक्की अपनी जगह है, लेकिन हम ये भी तो देखें कि जो बैनुल अक़वामी कर्जा है,
वो गुज़िश्ता 5 साल की निस्बत दुगना हो गया 2.5 साल में। अच्छा, ये भी तो अब ये दुनिया कहा तो है ना, जाता है कि ये तो इमरान खान पब्लिक नहीं साहब कर क्या रहा है। करते हैं, पिछली हुकूमतें लाकर इस पॉइंट पे छोड़कर गई हैं और वो कर्जे उन हुकूमत के हैं, तो इमरान खान के तो हवाले कर दिया गया कि जी चलाएं, तो महंगाई कैसे नहीं होगी, नए टैक्सेस कैसे नहीं लगेंगे, वो जो इतना इससे पहले हुकूमतें करके गई हैं, जो टैक्सेस पर टैक्सेस की भरमार अब हो रही है, जो कर्जे लिए गए, एक आइंदा आने वाले पैदा होने वाले पाकिस्तानी को भी मखरूज कर दिया गया, तो इसमें सारा कसूर तो हुकूमत के गले नहीं डाल सकते। नहीं नहीं, मैं सारा कसूर कहाँ डाल रहा हूँ जनाब। जनाब अली, मैंने तो अर्ज किया है, अंडे की कीमत जो बढ़ रही है ना, वो पिछली हुकूमत का कसूर है भाई। मुर्गी की कीमत जो बढ़ रही है, वो पिछली हुकूमत का कसूर है। प्याज, टमाटर, धनिया, अदरक, लहसुन, ये पिछली हुकूमत का कसूर है। चले पेट्रोल की मैं मान लेता हूँ, बिजली की कीमत मैं मान लेता हूँ जनाब, मैं सोने की कीमत मान लेता हूँ, मैं डॉलर की कीमत मान लेता हूँ। अंडे की कीमत तो भाई मेरे हलक से नहीं उतरेगी, किसी भी शऊर आदमी के हलक से नहीं। भाई ये जो प्याज, अदरक, लहसुन, दाल, चावल, आटा, ये जो गरीब का खाना है वो तो कर दो पूरा। आप बेशक आप करें भाई, करप्शन वालों को पकड़े। और ये जो पिछली हुकूमत का रोना है ना मौसवी साहब, ये कब तक रोएंगे? 3 साल तो हो गए हैं। अब 2 साल तो बचे हैं आपके पास। दो ऐसा तो साल नहीं कि और दो आप साल और जाते वक्त होने आप में, कहें जनाब दो पिछली साल हुकूमत दो का साल और कसूर था, तो अब तो जिम्मेदार नहीं है। तो 2 साल और होने दें, क्या हर्ज है, 5 साल पूरे हो जाएंगे। मैं मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना। देखिए ना, अब 1 करोड़ हाँ, नौकरियां देनी थी, 50 लाख मकानात बनाने थे, वो पिछली हुकूमत का कसूर तो नहीं है ना भाई। उनके मुंह से तो नहीं बोला था ना, आपने बोला था, तो आपने बनाने थे ना किस्मत भी भाई। तो अच्छी है, अब 3 साल किस्मत हो भी गए तो तो आप अच्छी कह है, रहे हैं अभी कोरोना दो आ साल गया ना। बचे हैं, और 2 साल। किस्मत भी तो अच्छी है, कोरोना आ गया ना। अब इसको तो कोरोना ने ढाप दिया, सारे ऐप सतर्कपोशी कर दी कोरोना ने। जी 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 जी, बिल्कुल सतरपोशी आपने अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया है। वो सतरपोशी तो हो गई, लेकिन मसला ये है कि वो सतरपोशी तो कोरोना की हुई ना भाई। अवाम नंगे हो गए, उनकी सतर उतर गई है, वो कब तक झेलेंगे? तो भाई ये असल में देखें, बात ये है कि अब 2 साल बचे हैं। हाँ, अच्छा, जहां कोई तक आपने कोई अपोजिशन की बात पॉलिसी की बनती भी कि नजर आ कैसे रही है जुलूस कर रहे हैं, लेकिन मेरी राय में। इस महंगाई को लेकर? इंडियन एजेंसी रॉ के जो बाज लोग हैं, जो कि सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के अंदर खिताब करते हैं और अनारकी पैदा करने की कोशिश करते हैं, मैंने खुद उनके इंटरव्यू सुने हैं, वो पाकिस्तान में महंगाई को लेकर बड़े खुश हैं और इसके ऊपर अपनी पॉलिसीज मुरतब कर रहे हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर महंगाई के जिन को काबू करने की कोई कोशिश हो रही है, या भेड़ चाल वाला माहौल है, जिसका जो जी में आए जितनी प्राइस फिक्स करे, जितना चाहे लूटे, मतलब चलता रहेगा, ये कोई पूछने वाला नहीं है? नहीं, देखें, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि असल में देखें, दुश्मन आपकी कमजोरियों का फायदा उठाता है, लेकिन वो कमजोरी पैदा नहीं करता, कमजोरी तो आप पैदा करते हैं, फायदा वो उठाता है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए, चीनी का बहरान आ गया था भाई, आपने जहांगीर तरीन साहब को हटा दिया। आपकी हुकूमत के वजीर कहते हैं कि जी बिलियंस ऑफ मनी मनी मेकिंग की गई उस दौरान। चीनी चीनी का कमीशन भी कह रहा है। भाई वो किसने दिया पैसा? वो मैं और मुझ जैसे लोगों ने का पैसा है ना, हुकूमत का पैसा तो नहीं है। जब एक 70 रुपए की चीनी 100 रुपए में बिकती रही, तो ये जो 30 रुपए थे, ये जो गए, तो ये तो ये पब्लिक काम के है। गए हैं ना भाई। तो आपने एक आदमी को हटा दिया और उसके बाद क्या हुआ? और दूसरों को आपने बेटा, आटे का बोरान आप कह रहे हैं, आटे का बोरान भाई, आटा बहुत महंगा हो गया था, गायब हो गया था मार्केट से। अब तो सारा कुछ सामने आ गया है कि वो आपकी गलतियां थी कि आपने उस वक्त पे एक्सपोर्ट कर दिया जिस वक्त आपको जरूरत थी, और जब आपको कम पड़ गया तो आपने बाहर से उसको डबल दाम मंगा लिया। तो ये तो नातजुर्बेकारी है ना। 3 साल बाद अगर आप, और ये तो अब ये कोई, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, ये तो सब कुछ सामने आ चुका है, ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है। तो ये ना तजुर्बेकारी कब तक चलेगी भाई? देखिए, अब हमें फैसला ये करना पड़ेगा कि तजुर्बेकार करप्ट अच्छे हैं या ना तजुर्बेकार शरीफ। हमें इन दोनों के दरमियान अल्लाह, फैसला यानी करना है। नौबत नौबत ऐसा ना नौबत हो यहाँ पे कि पहुंच गई। ना तजुर्बेकार। नौबत यहाँ तक पहुंच गई, यानी रिजवी साहब नौबत यहाँ तक पहुंच गई है जी कि मतलब मुल्क चला ले, बहुत भले चोर आ जाए। जी हाँ, देखें, जी असल में देखें ना, मसला ये है कि भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस वक्त सबसे बड़ा बॉम्ब जो है वो महंगाई है। क्योंकि महंगाई, आप उसको यस। कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, आपके समझ में ही नहीं आ रहा कि मैकेनिज्म है क्या, किसको पकड़े, किससे कीमत कम करवाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई इसका हुआ ये कि पोल्ट्री का मसला सीधा सीधा था कि जी वो बहुत ज्यादा तादाद में चिकन, जो चिकन पिक्स होते हैं, चूजे जिसको कहते हैं,
हो गए, तो अब जाहिर है कि मार्केट गिर जानी थी उसकी, और मार्केट गिरी। उन्होंने क्या किया जनाब, कुएं में डाल डाल के चूजे मार दिए था, वो कम हो गई। अंडे की कीमत भी बढ़ गई, वो भी बढ़ गई, इसमें लोगों ने मिलियंस बना लिए और आवाम की जेब से जा रहे। तो ये तो कोई हल नहीं है ना। तो अब मतलब मुझे पनामा से ज्यादा अपने पेट की फिक्र है भाई। अगर मेरा घर नहीं चल रहा तो मैं पनामा का क्या करूंगा, अचार डालूंगा, क्या करूंगा मैं। तो जो गरीब आदमी है, आप यकीन ठीक है, करें, 30-40 हजार कमाने वाला, एक तो कोरोना थोड़ी के सी मसाइल है, बेचारा ऑपोजिशन कमा पे नहीं पा बात रहा, वो मर रहा है। थोड़ी सी ऑपोजिशन पे बात करके आगे बढ़ते हैं। हुकूमत आईनी और कानूनी हक है उनका, धरने दें, जलसे करें, जुलूस करें, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में डालें और अपना जो है वो तकरीरें करें, ठीक है, ये सारा उनका हक है। और पाकिस्तान में होता ही आया है। पाकिस्तान के लिए ऑपोजिशन तो कभी रही नहीं कि वो तनकीद करे उन कामों में जिसमें पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट आ रही है। अपोजिशन ने कभी ऑपोजिशन ने नहीं किया है। हमेशा ऑपोजिशन रही है कि जो काम हुकूमत कर रही है, सही हो या गलत, उसको नहीं करने देंगे। हर काम जो आप कहेंगे एक है, हम कहेंगे दो हैं। आप कहेंगे दिन है, हुकूमत कहेगी रात है, ऑपोजिशन कहेगी रात है। तो किरदार ऑपोजिशन का हमेशा ये रहा है। मैं किसी एक ऑपोजिशन की बात नहीं कर रहा, जो भी ऑपोजिशन में रहा है इन 70 सालों में, उसका किरदार यही रहा है। अभी जो इसके अंदर मैंने एक और सवाल आपसे किया था कि क्या अफरा तफरी जो इसके इन जलसों के, इन जुलूसों के की वजह से होगी। कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना फैल रहा है और जलसे नहीं थम रहे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते। आपने देखा किस तरह से मॉब आता है, किस तरह क्राउड होता है। इसके पीछे इन जलसों को कराने के लिए ये नेचुरली ऑपोजिशन कर रही है, या इसके पीछे कोई बैरूनी हाथ कार फरमा है इस वक्त, जो पाकिस्तान को माशी और अंधेरों में और मौत की वादियों में ढकेल रहा है। क्योंकि कोरोना बढ़ता जाएगा, खौफ और फैलता जाएगा, आप लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, मईशत आपकी और हाथों से जाएगी। आपके यहाँ तो कोई वैक्सीन बंद रही नहीं है जो आप दे दें। आपके यहाँ तो उल्टा, जो चाइना की वैक्सीन बन रही है उसके ट्रायल पाकिस्तान के ऊपर हो रहे हैं। अभी मैं हॉस्पिटल्स के नाम लेना नहीं चाहता कि ये तय है कि चाइना के जो तजर्बात हैं वो गरीब पाकिस्तानियों के ऊपर वहां पर वैक्सीन में हो रहे हैं। तो ये इस पे ऑपोजिशन के किरदार पे क्या बैरूनी कहेंगे आप? हाथ तो बैरूनी हाथ तो मैं नहीं देखता कोई बैरूनी। और तो उस मुजाहिर जी, अपोजिशन जो जुलूस मुजाहिरे कर रही है, करने के दो तरीके, सिर्फ और सिर्फ दो तरीके। एक क्लब पार्लियामेंट के अंदर कि आपकी अददी अक्सर पार्लियामेंट में तहरीक आदम एतमाद और वज़ीर आज़म को तब्दील कर दें, यह है आईनी तरीका। गैर आईनी तरीका यह है कि फौज लाए, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं। और इससे पहले भी आपने देखा है कि जब कभी ऐसा हुआ है तो फौज कूदी है। अब फौज सामने नहीं आ रही, तो और ना आना चाहती है। तो अब मसला ये है कि जो अपोजिशन, जैसे आपने कहा कोरोना से मुतालिक, देखिए कोरोना पहले हमारे यहाँ ये हुआ कि जी जो मजहबी एलिमेंट था उसने कहा जी हम कोरोना नहीं, हम तो करेंगे जो करना है। सही है भाई। ताजरों ने कहा जी हम तो दुकानें खोल लेंगे भाई। अब अपोजिशन जलसे कर रही है। तो हो सकता है, लेकिन ये है कि जो कोरोना का डिजीज है ना, इसकी इसका ना कोई मजहब है, इसकी ना कोई तिजारत है, और ना ही ये हक और बातिल को जानते। ये तो भाई आप मिक्स होंगे, एसओपीस को नजरअंदाज करेंगे, लग जाएगा। तो जलसों का नतीजा यस बिल्कुल निकलेगा, और कोरोना की सिचुएशन इस वक्त भयानक होती जा रही है। आप यकीन माने कि ये जो 3-4 डेथ तक आ गई थी तकरीबन 2 महीने पहले, आज की डेथ जो है वो 75 थी गुज़िश्ता 24 घंटों। कल जो है वो 67 थी, और 2500-3000 रोजाना मुतासिर हो रहे हैं। तो ये 8 से 10% बढ़ चुका है तकरीबन। और इस दफा बहुत हॉरिबल सिचुएशन है। और ये तो बहुत इसमें तेजी तो से कोई शक स्प्रेड बहुत नहीं, तेजी से और स्प्रेड मैंने होता है। कहीं देखे। अभी तक तो लोगों को मास्क तक सही से पहनना नहीं आता। वो उसकी मेन सरफेस को छू लेते हैं, उसको ऐसे करके मसल के जेब में डाल लेते हैं। अभी तक वो अवेयरनेस तक नहीं है कि उससे बचा कैसे जाएगा, किस तरह से सैनिटाइजर्स यूज करने हैं, किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, क्या करना है। ये तक तो इस इन मालूमात तक का तो फौकदान है। ये तो आप बहुत दूर की बात कर रहे हैं। पिछला जो फेज गुजरा था, वो कर्फ्यू का आलम था, लोग भी खौफ, एसओपीस कर रहे थे, अच्छी कर रहे थे या बुरी कर रहे थे। मैं इस वक्त तो कोई एसओपीस फॉलो नहीं कर रहा, मैं कोई जाहिल लोगों की बात नहीं कर रहा, पढ़े लिखे लोग नहीं कर रहे, आवाज ऑफिस में आवाज लोग आवाज नहीं कर रहे। आवाज कट गई, दोबारा दोबारा गई है। फेस उसी तरह पिछले जो मार्केट फेज है, आया उसी था। तरह चीज नहीं है। ऑफिस, जबकि ये जो इम्पैक्ट आता जा रहा है ये तेजी के साथ ये बढ़ता जाएगा, लेकिन जो आप
आपने अपोजिशन की बात की तो मुझे जी बिल्कुल, ये बहुत सख्त फेज़ है और ये और अब बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और हुकूमत खुद परेशान है। देखिए नहीं, ईमानदारी की बात ये बताना गलत नहीं है। अगर एक मर्तबा फिर बंद करते हैं, लॉकडाउन करते हैं, तो आप इकोनॉमिकली भी तबाह होंगे। देखिए मुल्कों ने क्या किया, बाज़ मुल्कों ने हम्म, इकोनॉमिक हिट ली, लॉकडाउन कर दिया। नहीं किया, लाइक ट्रंप ने बंद नहीं किया, उसी तरह चलने दिया। लोगों ने लिमिटेड लॉकडाउन किया, क्योंकि इकोनॉमी आपको जो हिट बैक देती है, वो तो आपके लोग भी मरते हैं, हुकूमत भी मरती है और आप खसारे में चले जाते हैं। तो इस दफा मार्केट वगैरह तो बंद नहीं होगी, लोगों को खुद केयर करना पड़ेगा। अब हुकूमत तो आके बताने से रही कि भाई मास्क नाक से ऊपर लगाते, नीचे नहीं लगाते या जेब में नहीं रखते, ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन आपने जो अपोजिशन की बात की, देखिए अपोजिशन के पास कोई बहुत ज्यादा मवाद नहीं है ऐसा कि वो इसको इनको भेज सके। ऐसा नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत नामकबूल है कि वो फौरी तौर पे चली जाएगी। अभी आपने बीबीसी में इंटरव्यू सागडार साहब का क्या हुआ था वो आपने देखा ही होगा। आर्ग्यूमेंट्स मौजूद नहीं है, ये करप्ट तो है, मतलब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है और ये नजर आते हैं। मतलब जाहिर है कि इतनी सारी दौलत, मनी ट्रेल, क्योंकि इसाक डार साहब इतना इतना परेशान क्यों थे, इतना अपसेट क्यों ये थे, सारा इतने घबराए हुए कुछ क्यों थे? लिविंग ना मेरा स्टाइल, कोई पाकिस्तान में घर है, ना मेरा कोई यहाँ घर है, इस टाइप की बातें ये फौरन होमलेस क्यों बन जाते हैं? भाई घर है तो है, मतलब हर आदमी का घर होता है। तो मतलब ये एकदम होमलेस हो गए, पेनी लेस हो गए, ये सब ये मतलब ये कौन सी बातें हैं? देखिए वो मेरे ख्याल में इस ख्याल से जेल में गए थे कि जैसे वो पाकिस्तान में बैठ के बड़े मजे से इंटरव्यू दिया करते थे और यहाँ के हमारे जो एंकर हजरात हैं वो बड़ा मीठा मीठा अच्छा अच्छा इंटरव्यू लिया करते थे। या तो यहाँ पर हमारे यहाँ दो तरह के है ना मामला, एक तो हुकूमत मुखालिफ है, हाँ, एक वो है। तो जब सहाफत ही नहीं है तो फिर या तो हुकूमत मुखालिफ को वो देंगे नहीं और जो हिमायत में उनको देंगे तो फिर तो ऐसे मीठे मीठे सवाल होते। वहां बैठा हुआ था स्टीफन सुकर जैसा रूथलेस जर्नलिस्ट, जिसके सवालात आप देखें, आप उसके उसने जो सवालात फ्रेम किए वो पूरे होमवर्क के साथ बैठा हुआ। उसने चैलेंज नहीं किया कि जी आपका सिर्फ एक घर है, उसके पास डिटेल मौजूद होगी यकीनी तौर पे कि एक घर वाला बंदा तो नहीं है ना ये। लेकिन वो मैसेज दे रहा था। प्लस ये कि जो जैसा उसने सवाल किया कि 3 साल से आप यहाँ है भाई, सेहत के क्या मसाइल है बताइए आप। अब वो जवाब वो गंदुम सवाल गंदुम होता था, जवाब चना। तो उन बेचारे की समझ में नहीं आता, मुझे नहीं पता कि उनको किसने मशवरा दिया कि वो जाके ये इंटरव्यू दे दे। और शायद उनको पता ही नहीं था कि ये इंटरव्यू किस तरह का होगा। तो हार्ड टॉक तो वैसे ही बड़ा सख्त किस्म का इंटरव्यू होता है। तो बेचारे के मतलब इतने बौखलाए हुए थे कि कुछ समझ में नहीं आया। मतलब आप यकीन करें कि उनका उनका इंटरव्यू जो है वो नून लीग ने अपनी वेबसाइट तक पे नहीं लगाया है, क्योंकि नहीं वो एक तो मजाक वो बन गया लगाने उनके का, लिए। नहीं तो वो तो लगाने के लायक था क्या? करप्शन मतलब एक तो इंटरव्यू जी। ऑन एयर गया, लोगों ने नहीं, लोगों ने देखा, मतलब अब नून लीग लेकर उसको वेबसाइट पे भी लगा दे, उन्हें तो हरगिज नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल सही। तो तो इस तरह से इन लोगों की करप्शन को तो देखिए लोग भी समझ रहे हैं, नजर तो आती है कि करप्ट है। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि ये जो मौजूदा हुकूमत है करप्ट नहीं होगी। देखिए यहाँ तो हुकूमत जाने के बाद भी पता चलता है कि किस किसने करप्शन की। वो फाइलें जब निकल के आती हैं तो फिर पता चलता है। तो मैं इनको ये नहीं कह रहा कि ये पारसा है, लेकिन यस, उधर जो करप्शन हुई है हमें उसको भी कहना चाहिए। वो आवाम का पैसा है, आवाम की वो है। तो अब मसला ये है कि तो इनमें इतना दम नहीं है अपोजिशन में कि ये तहरीक को इस सतह पे ले जाएं कि हुकूमत चली जाए। ऐसा ऐसा मुमकिन ऐसा है ऐसा नहीं। नहीं है, ऐसा इतना इतना ही ऐसा नहीं इनका है। इतना स्ट्रीट पावर अच्छा, वैसे ऑप्शन है क्या? ऑप्शन है क्या अगर हुकूमत किसी भी तरह से चली जाती है, मतलब खुदा ना करे, अल्लाह जिंदगी दे हमारे पीएम को, मतलब इंसान है ना, हुकूमत अगर चली जाती है, मतलब फुकदान आ जाता है, तो अगली क्यादत कौन है? ये दो जो क्यादतें हैं ये ठीक है, जलसे जुलूस तो कर रहे हैं, मगर लोग इनको समझ गए ना, मतलब कि ये पाकिस्तान का क्या असर करके गए, एक हॉस्पिटल तक ढंग से दे नहीं गए, एक पीने का साफ पानी लोगों को दिया नहीं है, तालीम और तरबियत का कोई निजाम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन मेंटेन कभी कर नहीं सके। सिर्फ चोरों को, डाकुओं को पकड़ के इनकाउंटर कर देने से लॉ एंड ऑर्डर नाफिज नहीं हो जाता, लोगों की महरूमियां दूर करनी पड़ती हैं। लोग चोर डाकू बनते क्यों हैं? जब उनके पास दो वक्त का खाना नहीं होता तो वो रोड पे छीनने आ जाते हैं। तो खाली लोगों को मार के लॉ एंड ऑर्डर को का झंडा लहराने से लॉ एंड ऑर्डर कभी मेंटेन नहीं हो सकता, इसीलिए 70 सालों से हुआ नहीं। तो अभी क्या क्या देखते हैं आप? देखिए मैंने जैसे कि पहले अर्ज किया कि दो तरीके हैं, एक आईनी तरीका है और एक गैर आईनी तरीका है। आईनी तरीके में ज्यादा ये हो सकता है कि जी आप हटा दें
अगर आप आदमी एतमाद दे के आते हैं और आप नहीं नहीं, कैंडिडेट पे अगला जीत जाते अगला हैं कौन वोटिंग हो में, सकता है? आप हटा दें तो फिर उसके बाद अगला आप नया कौन? चूज कर लें। लेकिन मैं हुज आपको अर्ज कर नेक्स्ट? रहा हूँ, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, देखिए ये जो अपोजिशन है ना, अपोजिशन तहरीक का इत्तेहाद है, हुकूमत मुखालिफ तहरीक, ये इत्तेहाद इतना है बस, ये इंतखाबी बस इत्तेहाद इतना नहीं ही है। है। अगर कल ये कह दिया जाए कि जी आप अपना बंदा नॉमिनेट कर दें जो वजीर आजम बनेगा, तो इत्तेहाद टूट जाएगा, क्योंकि ये इंतखाबी इत्तेहाद है ही नहीं। नून लीग वो नहीं छोड़ेगी, पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ेगी, दो बड़ी जमातें हैं। बाकी 11 जमातें जो है, मौलाना फजलुर रहमान समेत, वो जाहिर है हुकूमत की इस पोजीशन में ही नहीं है कि हुकूमत बनाए, यही दो बड़ी पार्टीज हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, तो ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। अब अगर सपोज आप कह रहे हैं कि हो जाए, तो फिर दूसरा बंदा कौन होगा? फिर वो केयर टेकर गवर्नमेंट हो जाती है, जैसे बल्क शेर मजारी साहब की थी, मेराज खालिद साहब की थी, जफरुल्लाह जमाली साहब की थी, फिर उस तरह का बंदा लाके बिठाया जाए और यानी या फिर हो जाएगी, मजलिसुल दो ही हुकूम वाली तरीका है, तीसरा कोई तरीका एक नहीं है। पोजीशन जिस तरह से इराक में थी, मतलब एक अरसे तक केयर टेकर गवर्नमेंट ही देखती रही, मतलब कैंडिडेट सही से मेच्योर ही नहीं हो पा रहा था, मजलिसुल हुकूम वाली हुकूमत करती रही। तो मतलब हम उस नौबत पर आ गए हैं कि इतनी पुरानी पुरानी सियासी मेच्योर्ड पार्टियां और वो करप्शन की वजह से, मतलब अब इस वक्त जो इसाक डार साहब का इंटरव्यू ऑन एयर गया और जो ये सारा मामला उनके साथ हुए और जो उनकी बेचैनी और परेशानी पूरी मीडिया ने देखी है, जिस तरह वो पसीना पोंछ रहे थे, तो अब मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या रह गया पाकिस्तान में? देखिए इसहाक डार साहब जो है, वो उनके साथ एक मसला ये है कि अब वो अपोजिशन के आदमी नहीं है, यानी वो हुकूमत में है नून लीग, तो वो होते हैं। वैसे ही नून लीग हटी थी, सब वो सबसे पहले आदमी थे जो बाहर निकल गए, बल्कि पहले आदमी क्या थे, खाकान अब्बासी साहब ने जहाज करके उनको बाहर भेज दिया था नवाज शरीफ के हटते ही, क्योंकि उनको लग गया था कि नाउ बैड डेज आर कमिंग, तो उनको बाहर भेज दिया था, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे पहले भी आपको याद होगा कि पिछली गवर्नमेंट गई थी जब नून लीग की, नवाज शरीफ साहब की हटाई गई थी गवर्नमेंट, तो ये पकड़े भी गए थे, ये बन गए थे, ये बयान भी सामने थे, तो ये बेचारे कोई नहीं सियासी आदमी दोबारा तो है नहीं। दोबारा अब ये दोबारा से लाहौर के कहिए, एक ताजिर आवाज हैं, कट अगर गई साहब थी। के समधी हैं, आवाज कट और गई थी, समधी पकड़े होने गए के थे नाते फिर? किचन कैबिनेट का है, और ऊपर नहीं से, नहीं, पकड़े, लेकिन उसूली तौर पे आप पकड़े पूछें गए कि थे वहां भाई से कहिए। सियासत तो सियासी तो कभी रही नहीं वो। जी आप इनके बयान की कोई बात कर रहे थे, आवाज कट गई थी, जब ये पकड़े गए थे वहां से कहिए, आवाज कट गई थी। कोई बयान दिया इन्होंने, क्या कह रहे थे, क्या फरमा रहे थे आप? जी जी, जब ये पिछली मर्तबा पकड़े गए थे, तो इन्होंने बाकायदा जो स्टेटमेंट, वादा माफ गवाह बने करप्शन के खिलाफ, कि किस तरह से क्या क्या मामला अच्छा, इत्तेफाक फाउंड्रीज के किस तरह से हुए थे, क्या क्या किया था, तो वो बयान इनका सामने आता रहा है। और ये हालांकि खुल्ला डुल्ला उसकी तरदीद करते रहे, लेकिन वो बयान सामने बिल्कुल उसी तरह से, जैसे जब नवाज शरीफ बाहर गए थे, तो जो एग्रीमेंट हुआ था हुकूमत के साथ, तो तरदीद करते रहे, वो एग्रीमेंट मौजूद है, वो दिखा दिया जाता है कि भाई देखो ये एग्रीमेंट आपने किया था, ये साइन है इस पे। तो उसी तरह इनका बयान, वादा माफ गवाह भी बन चुका है। तो ये बेचारे कभी सियासी रहे ही नहीं है, ये तो समधी थे, इसलिए किचन कैबिनेट का हिस्सा थे, पावरफुल आदमी थे, लाहौर के बड़े ताजिर थे, माली मनफत भी थी, सम रिश्तेदारी भी थी, इसलिए ऊपर थे। सियासी तौर पे तो इसाकदार कभी भी कुछ नहीं रहे, उनका तो कोई सियासी रोल है ही लेकिन नहीं। इनको वो किसने, तो उनको तो तो सेनेट इनको में लाया मशवरा गया था, किसने सेनेट दिया के था वो हार्ड वजीर टॉक में खजाना बैठ थे, जाए जाके? और चूंकि समधी थे इसलिए नहीं तो बहुत इनको बहुत हार्ड ऊपर की टॉक में किचन बैठने कैबिनेट का साइज मशवरा करते। किसने दिया था? बाकी अगर आप पूछें नहीं, जब ये सियासी कैरियर, सियासतदान नहीं तो है, उनके पास नहीं है, वो तो एक ताजिर है सीधे जब से। ये प्रॉपर सियासतदान नहीं है, वो तमाम चीजें नहीं जानते, उसके नशे व फराज नहीं जानते, उसकी ये जो बारीकियां ये हैं वो नहीं मुफ्ती जानते, तो साहब, ये हार्ड टॉक हंड्रेड में क्यों बैठ मिलियन गए डॉलर जाके? का, ये ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि आवाज आवाज तो रुक रही है आपकी, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये तो मतलब उनको पता नहीं किसने मशवरा दे दिया, और उन्हें जाके जो लुटिया डुबोई अपनी भी, नून लीग की भी, तो मेरे ख्याल में ये तो ये यहाँ नून देखे ना, मुल्तान जलसे का उस दिन इतना मतलब उछल रही थी नून लीग और अपोजिशन के, और मुल्तान जलसे में हमने बड़ा तीर मार दिया, कामयाबी थी, कामयाबी इसने लोगों को जमा कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन ये जो इनका इंटरव्यू आया, तो उसके बाद तो लुटिया डूब गई, उसके बाद तो बेचारे उसकी यानी तरदीद भी नहीं कर रहे ना वो लोग नून लीग वाले, कि भाई ये क्या क्या हो गया, क्या कह रहे हैं।
ये तो अजीबो-गरीब वारदात हो गई अभी उनके अभी साथ। तो समझ में नहीं आ रहा ना। अल्लाह जाने किसने मशवरा दिया था, लेकिन जिसने भी दिया था वो बहुत ही अच्छा दोस्त है वो। हाँ, बहुत अच्छा दोस्त है। तो आप ये कब तक देखते हैं ये कुछ महंगाई आने वाले दिनों में महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है या हुदूस ऐसे ही चलता रहेगा? मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। जी, जी। रिज़वी साहब आने वाले दिनों में बिल्कुल हेलो? प्रोग्राम में टाइम खत्म हो रहा है और मेरे पास सिर्फ 1-2 मिनट ही है। आने वाले दिनों में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कुछ बेहतर हो नहीं, पाएगी, बेहतरी की तो महंगाई कर काबू सकते में हैं, आ फिलहाल तो पाएगी या मतलब चलता दुआ रहेगा कर ऐसे ही? सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोई ऐसी उम्मीद बड़ी नज़र नहीं आ रही कि और देखें तरह की बात ये है कि हुकूमत की कोशिश है अपनी जगह, ना तजुर्बेकारी है अपनी जगह, लेकिन कम से कम पॉजिटिव साइड पे काम करने की कोशिश तो कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि 70 साला मसाइल और ही हल नहीं होते। इनके इर्द-गिर्द जो लोग हैं वो तजुर्बेकार। ठीक है। बहुत जी, शुक्रगुज़ार तो हैं, निहायत मशकूर हैं और ममनून हैं मासूम रिज़वी साहब आपके। आपने जो अहम मामलात पाकिस्तान के अंदरूनी और देखिए बैरूनी मैं तो अभी भी मसाइल हैं, पॉजिटिव हूँ कि उनकी तरफ हुकूमत जो काम कर रही है नातजुर्बेकारी के बावजूद जो कर रही है, कम से कम नेक नियति से तो कर रही है। कुछ तो कोशिश कर रहे हैं बेहतरी की, तो 70 साल के मसाइल हैं, बहुत जल्दी हल तो नहीं होंगे, लेकिन दुआ करनी चाहिए कि हुकूमत के पास इस्तिक़ामत रहे, इमरान खान के पास इस्तिक़ामत रहे और वो भला करते हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया मासूम रिज़वी साहब, निहायत मशकूर हैं आपके। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी नाज़रीन आप समाअत फरमा रहे थे मासूम रिज़वी साहब को बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान से आपने जो पाकिस्तान के और जो पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता हुआ दबाव है, हर आने वाले दिन के साथ उसको धमकाए जाने की कोशिश की जा रही है, उसके मेन मामलात क्या हैं, पाकिस्तान की निगाहें कहाँ पर हैं, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात हुई, महँगाई का इश्यू है पाकिस्तान के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर की अब तक सूरत हाल है, ऑपोज़िशन के हुदूस एहतजाजात हैं, हुकूमत की अपनी पॉलिसीज़ हैं, हुकूमत क्या कर रही है, कितने साल हो चुके हैं, कितने साल रह गए हैं, आया ये सिर्फ कोरोना के ऊपर डालकर ही सारे मामले को आगे बढ़ा दिया जाएगा या कोई मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान में कभी प्लानिंग भी हो सकेगी। तमाम चीज़ों के ऊपर हमने पूरी कोशिश की कि अपने वक़्त में रहते हुए बात करें। अब इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में जो हमारी आपकी और मुलाकात होगी क्योंकि अभी का तो टाइम हमारा पूरा हो गया। कल हमारी वो मुलाकात यूके टाइम से आपके 5:15 से 5:30 में होगी और इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का जो नज़रिया पाकिस्तान का कायद-ए-आज़म ने उसमें जो है वो सऊदी हुकूमत से ताल्लुकात ना रखने का इंदिया क्यों दिया था, उसकी वजह क्या थी, इतने उसके ऊपर अटल क्यों थे? इन तमाम चीज़ों पर फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पूरी जो एक ज़िंदगी से मशहूर